दिए हैं। उनमें एक तो ये है कि हमने टोटल 17 टीमें बनाई हैं, जो हमारे ज़िले में टोटल गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल मिला के 780 स्कूलें हैं करीब। तो ये 17 टीमें उन 780 स्कूलों की चेकिंग करेंगी और कोशिश करेंगे कि 5 दिन के अंदर अंदर हम सारी की सारी स्कूलों को एक एक बार कवर कर लें, जिसके तहत हम ये चेक करेंगे कि बच्चों को मास्क दिए जाते हैं या नहीं दिए जाते। चाहे सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट हो, ये अनिवार्य है कि बच्चे मास्क पहन के बैठेंगे और स्कूल प्रशासन, अगर बच्चे नहीं पहन के आते मास्क, तो स्कूल प्रशासन उनको उपलब्ध कराएगा। तो मास्क पहनना एक चीज़ देखेंगे, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल हो रहा है नहीं हो रहा वो देखेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें देख करके जहाँ जहाँ भी गलतियाँ पाई जाएंगी वहाँ पे फिर हम उनको स्कूल प्रशासन को नोटिस देंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में भी और आईपीसी में भी। इसके अलावा जितने भी हमारे आजकल काफ़ी सोशल फंक्शंस आयोजित होते हैं, चाहे वो शादियां हों, मैरिजेस हों, या आने वाला होली का समय है तो होली मिलन के काफ़ी सारे कार्यक्रम आयोजित होने हैं। पीछे शिवरात्रि थी, इसके बाद आने वाले समय में नवरात्रि आएंगे, फिर बैसाखी आएगी। तो जितने भी सोशल फंक्शंस हैं, इसमें विशेष रूप से आयोजक की जिम्मेदारी रहेगी कि कोविड रिलेटेड प्रोटोकॉल्स निश्चित रूप से फॉलो हों। अगर नहीं होंगे तो ये हमारी 17 टीमें जा जाके वहाँ पे चालानिंग करेंगी और वहाँ पे उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। चालानिंग पे हम विशेष रूप से फोकस करेंगे। सभी टीम्स को बाकायदा मैं कहूँगा टारगेट्स दिए गए हैं कि उन्होंने रोड पे खड़े रहना है पूरे टाइम, लोगों को चालानिंग करनी है, फंक्शंस में भी जाना है। सैम्पलिंग पे हम जोर दे रहे हैं, लगभग 2000 टेस्ट हम आज की डेट में दिन में कर रहे हैं। कोशिश करेंगे इसको बढ़ा के 2500 से 3000 तक लेके जाएँ। अगला हमारा फोकस वैक्सीनेशन है। जिले में लगभग 51,000 लोगों को टीका कोरोना का लग चुका है और अब हमारा जो फोकस है वो सीनियर सिटीजन्स हैं, यानी 60 साल से ऊपर के जो लोग हैं। सोमवार को, हर सोमवार को वैक्सीनेशन डे मनाया जाएगा, जिस दिन पूरी कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा सीनियर सिटीजन्स को टीके लगें। तो इस सिलसिले में हमने जो पिछला सोमवार गया इसको 10,500 टीके लगाए थे। इवन कल बृहस्पतिवार को भी 9,500 टीके हमने लगाए हैं सीनियर सिटीजन्स को। तो एक तो मेरी सभी लोगों से आग्रह रहेगी कि लगभग 70 से अधिक हमने सरकारी केंद्रों पे, स्वास्थ्य केंद्रों पे वैक्सीनेशन सेंटर बनाए हैं, 20 के करीब प्राइवेट सेंटर्स भी हैं। तो इन सब जगह जो भी 60 साल से ऊपर का हो तुरंत कोरोना की डोज लेके जाए। साइंटिफिकली प्रूवन है, सब लोगों ने लगा लिया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी, सभी लोगों ने, हमने खुद भी वैक्सीन लगाई है, पूरी तरह से सुरक्षित है, इसमें किसी भी प्रकार से डरने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा एक जो नई चीज़ है वो अभी चूँकि प्रोक्योरमेंट का सीज़न शुरू होने वाला है, फसल को खरीद का सीज़न शुरू होने वाला है, तो उसमें एक तो मैं सब लोगों से आग्रह करूंगा जो किसान भाई हैं कि मेरा फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पे अपना की फसल की रजिस्ट्रेशन करवा दे। पोर्टल दोबारा से खोला जा रहा है, अगर उसमें कोई भी किसान अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराता है तो उसकी फसल की खरीद नहीं की जाएगी या सबसे अंत में की जाएगी, उसको परेशानी भुगतनी पड़ेगी। इसके अलावा सरकार का जो है इस बार कॉल भी है कि किस स्मूथ तरीके से प्रोक्योरमेंट करनी है और जो किसान है सीधा उनके खाते में पैसे डालने हैं, तो प्रशासन उसके लिए पूरी तरीके से तैयार है। अब कुछ महत्वपूर्ण जो प्रोजेक्ट्स हैं जो करनाल ज़िले के हैं, जो या तो शुरू किए गए हैं या कंप्लीशन के कगार पे हैं, उसके बारे में मैं बता दूं। एक तो ईस्टर्न बाईपास हमारा प्रपोज्ड है, जो कि करण लेक्स के करीब से निकल के और फिर जो कुंजपुरा साइड से होता हुआ वापस से मधुबन जा करके मिलेगा और मधुबन से भी आगे मुनक रोड को टच करेगा। ये बाईपास बनने से पूरे के पूरे करनाल शहर के चारों तरफ एक रिंग रोड की फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगी। इसका डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट नेशनल हाईवे ने बना ली है। स्टेट गवर्नमेंट ने हाल ही में हफ्ते पहले ही इस पर अपनी स्वीकृति दे दी है। नेशनल हाईवे ने प्रोजेक्ट अपने हेड ऑफिस भेजा है। उम्मीद है कि हफ्ते 10 दिन में उसका अप्रूवल होने के बाद भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और उम्मीद है कि जून तक जो है इसका कार्य भी धरातल पे शुरू हो जाएगा। करनाल, सभी करनाल वासियों के लिए एक बड़ी सौगात होगी। लगभग 1500 से 1600 करोड़ इसकी खर्चा आने की उम्मीद है। इसके अलावा एक आरआरटीएस कॉरिडोर जो है, दिल्ली से करनाल आरआरटीएस कॉरिडोर है। अभी हफ्ते 10 दिन पहले एनसीआर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की एक टीम के साथ मेरी बैठक हुई थी और उसमें जो आरआरटीएस कॉरिडोर है उसके पे डिटेल चर्चा हुई। उन्होंने वो कॉरिडोर पहले सिर्फ पानीपत तक लिमिटेड था, उसके बाद जो है उसको करनाल में माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों के द्वारा बढ़ाया गया है। तो उन्होंने जो ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है, एनसीआर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, उन्होंने लैंड सर्वे का काम पूरा कर दिया है। प्राइमरीली 3 स्टेशन उसके प्रपोज्ड हैं। पानीपत तक, तो दिल्ली से पानीपत 17 स्टेशन थे, पानीपत से करनाल 3 स्टेशन प्रपोज्ड हैं। एक तो घरौंडा में स्टेशन बनेगा, एक करनाल शहर के साउथ में बनेगा जो मधुबन साइड होगा, और आखिरी स्टेशन होगा बलडी बाईपास पे करनाल नॉर्थ। और ये मेट्रो से लगभग
काफ़ी इसकी जो एवरेज स्पीड आएगी वो 100 किलोमीटर्स पर आएगी, जो किलोमीटर्स पर आवर आएगी। मेट्रो की, दिल्ली मेट्रो की स्पीड अभी एवरेज 30 से 40 किलोमीटर पर आवर आती है। तो ये इससे जो दिल्ली की जो डिस्टेंस है वो लगभग 1 से डेढ़ घंटे में हम जो है पूरी कर सकते हैं। तो ये भी अगेन शहरवासियों के लिए एक बड़ी अच्छी सौगात निकल के आएगी। जो हमारी शुगर मिल है लगभग 270 करोड़ से उसका रेनोवेशन का और उसकी कैपेसिटी बढ़ाने का कार्य प्रगति पे था, वो कार्य लगभग पूरा हो गया है। हमारी कोशिश है कि 30 मार्च से यानी इसी महीने से उसका ट्रायल हम शुरू कर दें और लगभग 15-20 दिन के ट्रायल के बाद फिर उसका माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उद्घाटन कराएंगे। इस एरिया के, ना केवल करनाल जिले के बल्कि इस एरिया के सभी गन्ना उगाने वाले जो किसान हैं उनके लिए एक बड़ी सौगात साबित होगी, क्योंकि इससे मिल की कैपेसिटी 2200 टन क्रशिंग पर डे से बढ़कर के 3500 यानी लगभग 1.5-2 गुना इसकी कैपेसिटी हो जाएगी। इसके अलावा वहाँ बिजली बनाने का संयंत्र भी लगेगा और काफ़ी सारी सुविधाएं भी, उसके अंदर की सारी सड़कें बनाई जा रही हैं, सारी सुविधाएं जो है उसमें शुगर मिल में दी जाएगी। मेरठ रोड की जो 4 लेनिंग का 6 लेनिंग और 4 लेनिंग का कार्य है वो प्रगति पे है। हमारी पूरी कोशिश है कि जो इसका डेडलाइन है फरवरी 2022 उस तक हम कंप्लीट कर दें कार्य को। नंगला मेघा चौक पे एक बात आई थी कि वहाँ पहले फ्लाईओवर प्रपोज नहीं था, वो भी हमने सरकार से मंजूर कराया है कि वहाँ पे अब फ्लाईओवर दिया जाएगा ताकि आसपास के 10, 12, 15 गांव हैं उनको इसका एडवांटेज हो सके। स्मार्ट सिटी के तहत करनाल शहर में स्मार्ट लाइट लगाने का टेंडर जो है पहली बारी कैंसिल हो गया था, पार्टी पूरी नहीं आई थी, दोबारा से लगाया गया है। लगभग 1 हफ्ते बाद वो टेंडर खुलेगा। कोशिश रहेगी कि मार्च एंड तक उसका भी हम कार्य धरातल पे शुरू करा सकें। एविएशन क्लब एक्सपेंशन का आपको सबको सूचना मिल गई होगी। सरकार के द्वारा जो उसका एक्सपेंशन है उसको मंजूर कर दिया है और उसके अंदर जो भूमि की खरीद होनी है किसानों से वो भी मंजूर कर दी गई है। हफ्ते के अंदर जो है वो राशि किसानों के खातों में डाल करके उनसे रजिस्ट्री जो है सरकार के नाम करा ली जाएगी। इसमें कुछ किसान थे जो अपनी ज़मीन बेचने के लिए सहमत नहीं थे, तो सरकार की जो एक लैंड पूलिंग की पॉलिसी है और वॉलंटरी परचेज पॉलिसी है उसको मिला करके अगर 70% किसान किसी भी प्रोजेक्ट में एग्री होते हैं तो बाकी 30% किसानों की ज़मीन सरकार ले सकती है और उनको बदले में कोई अल्टरनेटिव लैंड दे सकती है। तो हमने कलवेडी में और वहाँ नेवल में अल्टरनेट लैंड आइडेंटिफाई कर ली है, जो लगभग 20 से 22% किसान जो एग्री नहीं है उनको अल्टरनेट जगह दे दी जाएगी। और इसके जो एविएशन क्लब है इसके एक्सपेंशन का रास्ता अब साफ हो गया है। इसकी जो लेंथ बढ़ा करके 5000 फीट की जाएगी और यहाँ पे और डोमेस्टिक एयरपोर्ट का इसके बाद भी प्रोजेक्ट टेकअप किया जाएगा। इसके अलावा जो WJC कैनाल है उसमें काचवा पुल से और कैथल पुल के बीच में जो एक कनाल फ्रंट डेवलप करने का, साबरमती रिवर फ्रंट के तर्ज पे कनाल फ्रंट डेवलप करने का कार्य है वो अब शुरू करा दिया गया है। परसों इसका वर्क ऑर्डर ठेकेदार को दे दिया गया है और वो काम विधिवत रूप से मौके पे शुरू हो गया है। लगभग 8 महीने इस काम में लगेंगे, तो कोशिश रहेगी हमारी कि अक्टूबर-नवंबर के आसपास एक शहरवासियों के लिए लगभग 6.5 करोड़ की एक सौगात हम दे दें। इसके अलावा करण लेक के ब्यूटिफिकेशन का प्रोजेक्ट पिछले विजिट पे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 15-20 दिन पहले स्वीकृत कर दिया गया था और इसका भी जो एस्टिमेट बनाने का कार्य चला हुआ है। जल्द ही करण लेक को भी ब्यूटीफाई कराया जाएगा ताकि पूरे स्टेट में ही नहीं बल्कि इंडिया में भी करण लेक का नाम एक पर्यटन स्थल के रूप में उभरे। जिले में 7 नए कॉलेजेस जो हैं गर्ल्स कॉलेजेस वो बनाए जा रहे हैं, जिसमें जयसिंहपुरा, जुंडला, पाठा, बस्तली, बस्ताड़ा, तरावड़ी है और इसके अलावा एक NCC एकेडमी रायपुरा में है। इन सब का निर्माण कार्य भी इसी साल के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा और क्लासेस उसके बाद शुरू करा दी जाएंगी। इसके अलावा स्मार्ट सिटी के द्वारा कुछ प्रोजेक्ट लिए गए हैं जिसमें शहर के जितने भी पार्क हैं वहाँ पे ओपन एयर जिम लगाने की बात थी। लगभग 70 के करीब ओपन एयर जिम पार्क हमने आइडेंटिफाई करे हैं और वहाँ ओपन एयर जिम लगाने का कार्य चालू है। लगभग 20-21 में कार्य काफ़ी प्रगति पकड़ चुका है। शहर का इस प्रोजेक्ट, ये 3 महीने का प्रोजेक्ट है, 3 महीने के बाद शहर का कोई भी पार्क ऐसा नहीं बचेगा जिसमें ओपन एयर जिम ना लगा हुआ है। इसके अलावा जितने भी हमारे फ्लाईओवर्स हैं करनाल में, अगर मैं बात करूं नमस्ते चौक से लेकर के और बलडी बाईपास और उसके उधर फिर आगे इवन झिलमिल ढाबा के सामने जो फ्लाईओवर है, ये मिला के टोटल 7 फ्लाईओवर हैं। इन सब के रेनोवेशन का कार्य हमने स्मार्ट सिटी में लिया है और वो कार्य प्रगति पे है। नमस्ते चौक और देवीलाल चौक पे कार्य अभी चल रहा है, बाकी चौकों पे भी काम जल्दी शुरू करा देंगे। 6 महीने के अंदर सारे के सारे फ्लाईओवर्स हम इसको तैयार करा देंगे। तो ये मेजर हमारे डेवलपमेंटल, और भी सूची काफ़ी लंबी है जो कि मैं DPRO के थ्रू आप लोगों तक भिजवा दिया जाएगा। ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जा रहे हैं
और 90,000 से ज़्यादा ब्लड यूनिट्स कलेक्शन करने का लक्ष्य है। तो बड़ी गौरव की बात है कि हमारे करनाल का नाम इससे जुड़ा है। और इवन कोरोना के दौरान भी हमने देखा था कि हमारे यहाँ की सामाजिक संस्थाएं हैं, उन्होंने बढ़ चढ़ करके लोगों के सहयोग में भाग लिया था। इस बार भी मेरे संज्ञान में आया है कि काफ़ी सारे सामाजिक संस्थान इससे जुड़े हैं। सब लोगों से मेरी अपील रहेगी कि बड़ी से बड़ी संख्या में इस ब्लड डोनेशन प्रोग्राम में भाग लें। करनाल में भी काफ़ी सारे प्रोग्राम्स के कैंप्स इस तरीके लगाए जाएंगे। एक विशेष वेबसाइट और मोबाइल ऐप भी इसके लिए डिज़ाइन की गई है। जो भी लोग ब्लड देंगे वो अपनी इन्फॉर्मेशन सारी की सारी उस पोर्टल पे देख सकते हैं। सर, एक अफवाह, इस तरह का कोई लॉकडाउन नहीं लग रहा अभी सरकार का इस प्रकार से कोई भी प्रस्ताव नहीं है, लेकिन हालांकि ये अलार्मिंग ज़रूर है कि नंबर ऑफ जो केसेस हैं वो हमारे बढ़ रहे हैं। अभी तो हम एहतियात के तौर पे चेकिंग और चालानिंग पे ही निर्भर कर रहे हैं। अभी सरकार का इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं। सर, काफी कुछ काम है, जैसे बसंत विहार है, वहाँ काफी और भी कुछ कॉलोनी है, वहाँ काम रुके हुए हैं सर, ठेकेदार काम नहीं कर रहे हैं, पैसों का अभाव बता रहे हैं। तो सर ये काम कब तक स्टार्ट हो जाएगा? बसंत विहार में विशेष रूप से डेफिशिएंट कॉलोनी के तहत सड़कें और गलियां बनने का कार्य चल रहे हैं। काफ़ी सारी गलियां, लगभग 15-16 गलियां हैं, कुछ काफ़ी सारी कंप्लीट हो चुकी हैं, कुछ बची हैं। मैं इनफैक्ट पिछले हफ्ते भी एक बार राउंड लेके देख के आया था। तो उसमें कुछ फंड्स की कमी थी, जो कि फाइनेंस डिपार्टमेंट में उनकी फाइल अटकी हुई थी। जब माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे उससे पहले तो हमने उनको नोट भी कराया था, और वो फंड्स जल्दी ही मंजूर करके हम इस कार्य को दोबारा से शुरू करवा रहे हैं। सर, इस मंडियों में जो है की फसल की आवाज होने वाली है, तो किस तरह की तैयारियां हैं और किसानों से किस तरह के? मंडियों में एक बार तो इस बार जो हर बार की से अलग होगा वो ये कि शेड्यूलिंग के आधार पे ही फसल खरीदी जाएगी। सो जिस भी किसान को, और सभी किसानों को एडवांस में आने वाले सीजन में 1 अप्रैल से जैसे खरीद शुरू होगी तो महीने 1.5 महीने की शेड्यूलिंग सबको मैसेज कर दिया जाएगा मोबाइल पे। तो किसान को पता होगा कि कौन सी तारीख को कितने बजे किस मंडी में उसको अपने फसल लेके आनी है, और गेट पे वो मैसेज चेक करा के ही फसल खरीदी जाएगी। तो एक तो सबसे महत्वपूर्ण ये रहेगा कि हर बार की तरह ऐसा ना हो कि इकट्ठा का इकट्ठा एक ही दिन या एक हफ्ते के अंदर अंदर सारा का सारा अनाज आ जाए और फिर उसकी लिफ्टिंग वगैरह ना होने की वजह से उसमें नुकसान हो। कई बार बारिश या जल भराव होने की वजह से वो खराब होता है। तो अब शेड्यूलिंग के हिसाब से खरीदी जाएगी ताकि उसमें कोई भीड़ भाड़ ना हो और अच्छे तरीके से अच्छी व्यवस्था के साथ फसल खरीदी। सर, हर सीजन में देखा जाए दो मुख्य मुद्दे हैं। एक तो जो हम चेक करेंगे कि जो भी दागी कर्मचारी अधिकारी हैं जिन पे पहले भी एलिगेशंस रहे हैं या जिनकी इंक्वायरियां रही हैं, FIRs रही हैं, उनको हम जो पब्लिक डीलिंग वाली पोजीशंस हैं यानी जो मंडियां हैं या PDS की जिम्मेदारी है वो नहीं देंगे। दूसरा, आमतौर पे जो इनफैक्ट पिछली बार ही हमने गड़बड़ी पकड़ी थी वो थी गेट पास की, कि किसान के पास जैसे मैंने बताया मैसेज था नहीं कि उस दिन उसको धान लेके आना है, और उसके बिना किसी मैसेज के भी गलत जो है गेट पास काट करके उसकी एंट्री करा दी थी। तो इस बार हम इस पर बिल्कुल सख्ती बरतेंगे। इसके लिए CCTV कैमरे लगेंगे, और मंडी के अलावा इंडिपेंडेंट अधिकारियों की इस बार हम ड्यूटी लगाएंगे, जो कि ना तो मंडी बोर्ड से होंगे ना ही फूड एंड सप्लाईज से होंगे। वो किसी थर्ड डिपार्टमेंट के अधिकारी होंगे, चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के हों, चाहे वो पंचायत डिपार्टमेंट के हों, किसी भी विभाग के हों। उनकी ड्यूटी लगेगी ये इंश्योर करने के लिए कि बिना गेट पास के किसी की भी एंट्री ना हो। उससे यूपी के किसानों के लिए जाएगी अपने आप ऑब्जेक्ट किया कि हमारी ड्यूटी लगाएगी है, हाउ कैन यू इंश्योर कि मतलब वो आगे भी ड्यूटी देंगे? ये अच्छा पॉइंट आपने रेज किया, मैं बताना भूल गया। 1 अप्रैल से मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना जो है माननीय मुख्यमंत्री जी शुरू कर रहे हैं। तो उसमें जो भी बहुत ज़्यादा नीडी लोग हैं, ज़रूरतमंद लोग हैं, उनको सहायता दी जाएगी। तो उसमें सर पूरे प्रदेश के पास कुछ ऐसे परिवार आए हैं जिनकी इनकम एक मिनिमम लेवल से कम है। तो उनकी वेरिफिकेशन के लिए इन लोकल कमिटीज़ की ड्यूटी लगी है, जिसमें BLOs और टीचर्स भी हैं। इनकी एक मांग थी कि ये हमें जो है टीचिंग का कार्य भी करना है, BLO का कार्य भी करना है, कोई रेमुनरेशन भी नहीं दिया जा रहा है एक्स्ट्रा, और हमसे काम लिया जाता है। तो इसमें सरकार ने 2 चीज़ें इस पे की हैं। एक तो ये कि इनका साल का 4,000 रुपये मेहनताना तय किया है ताकि इनको एक ऑनरेरियम इसके आधार पर मिले। दूसरा, सरकार ने जो कमेटी बनाई है उसकी डेफिनेशन वाइड कर दी है। अब उसमें कुछ और प्रकार के कर्मचारी अधिकारी भी लिए जा सकते हैं। तो अगर कहीं पे कोई BLOs की इशू है, शॉर्टेज है, कोई दिक्कत है, तो उनको रिप्लेस करके किसी और डिपार्टमेंट के अधिकारी को भी लेने का प्रावधान सरकार ने 2 दिन में किया है। फिर भी मेरी आग्रह रहेगी, क्योंकि अभी स्कूल्स में कार्य जो है वो सीज़न के बाद अभी बीच में छुट्टियां भी आएंगी, एग्ज़ाम्स का टाइम भी होगा। तो जो BLOs की जिनकी ड्यूटी है, क्योंकि हाउस होल्ड लेके घर को जानते हैं, सर्वे करते हैं, तो उनसे उचित माध्यम नहीं हो सकता, नंबर 1। नंबर 2, हर एक कमेटी को मुश्किल से 20 से 25 परिवार दिए गए हैं वेरिफिकेशन के लिए।
तो मुझे नहीं लगता कि एक बीएलओ के लिए एक दिन का कार्य होगा, मुश्किल से 20-25 घर में जाके वेरीफाई करना। तो ये विरोध करना मुझे नहीं लगता कि जाए। सर ब्लॉक है अराईपुरा एनसीसी एकेडमी, एक ब्लॉक तो इसका पूर्ण हो चुका है। दूसरा ब्लॉक में जो रिवाइज्ड एस्टीमेट है वो हमने भी सरकार के स्तर पे बात की है, बजट सेशन की वजह से कुछ व्यस्तताएं थी, इसके बाद तुरंत इसको मंजूर करा के दूसरे जो फेज है इसका कार्य भी शुरू। सर नई जो है इसमें दो मुद्दे हैं। एक तो खरीदारी सिर्फ उन्हीं किसानों की होगी शुरू में जो हरियाणा के रहने वाले हैं, जिनकी डोमिसाइल हरियाणा की है लेकिन जिनकी ज़मीनें उत्तर प्रदेश में पड़ती हैं। ऐसे किसानों को मान लीजिए हम सीमांत किसान हैं, तो उनकी खरीदारी के तो उनकी रजिस्ट्रेशन हमने करा दिया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। रही बात वो किसान जो रहने वाले ही उत्तर प्रदेश के और उनकी ज़मीन भी उत्तर प्रदेश में है, उनकी सरकार पहले हरियाणा की फसल खरीदने के बाद एक डेट तय करेगी, उस पर उनकी खरीदारी की जाएगी। आज भी लोगों को प्रॉब्लम आ रही है कि उनकी एरिया को पिक नहीं कर पा रहा है पोर्टल, आज भी रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम आ रही है, तो इसको लेकर क्या कुछ जगह इश्यूज आई हैं, विशेष रूप से वो जगह जहाँ जो यमुना के किनारे का एरिया है उसमें काफ़ी सारी ज़मीन शामलात लैंड है, और शामलात लैंड पे इंडिविजुअल जो लोग हैं वो कास्ट कर रहे हैं। ऐसे में वो पोर्टल अलाउ नहीं करता, क्योंकि पोर्टल में शामलात लैंड सरकारी लैंड समझी जाती है। तो उसमें एक तो जो जेन्युइनली लीगली बैठे हैं उनकी तो हम मदद करा रहे हैं कि उनको ऑब्जेक्शन फाइल करने का राइट दिया गया है कंसर्न तहसीलदार के पास, लेकिन जो लीगली कब्जा करके बैठे हैं उनकी जो ना तो वेरिफिकेशन होगी और ना ही उनको अपलोड करने दिया जाएगा। सर एक नगर निगम थे कि कुछ कर्मचारियों ने मिली भगत करके 209 के आसपास टेम्पररी आईडी अवैध रूप से जनरेट की है और इसको हैक किया गया है। उसके बाद में हमारी तरफ से जांच अमल में लाई गई थी। जांच के दौरान ये पाया गया कि जो अनऑथराइज्ड कॉलोनी है उनकी रजिस्ट्री करवाने के लिए उस एरिया को ऑथराइज्ड के रूप में भर करके उसके बाद में टेम्पररी आईडी जनरेट की गई और उसके आधार पर नो ड्यूज सर्टिफिकेट जारी किए गए थे। 2 आरोपी इसमें गिरफ्तार किए गए थे, लेकिन हैकिंग जैसी कोई बात सामने नहीं आई थी कि किसी ने सॉफ्टवेयर को हैक किया था और उसके बाद में ये इस प्रकार से एनडीसी और टेम्पररी आईडी जनरेट करी थी। उसके बाद का जहाँ तक विषय है, तहसील से जो अनऑथराइज्ड एरिया की एनडीसी जारी करवाने के बाद उसको ऑथराइज्ड दिखा करके जो टेम्पररी आईडी जनरेट हुई और फिर उसके आधार पे किसी और एरिया की रजिस्ट्री जो करवाई गई थी, उसके बारे में मैंने डीसी साहब को एक पत्र भी लिखा है। डीसी साहब उस पर जो भी अपनी तरफ से उचित संज्ञान लेंगे, और हमने ये भी उनसे अनुरोध किया है कि यदि इस मामले में पुलिस के लेवल पे कोई जांच की आवश्यकता हो तो वो भी हमें सूचित करें। सर क्योंकि ब्रीफिंग गिरफ्तार कर लिए गए हैं, अभी हमने मामले को कंक्लूड नहीं किया है, हमारी तरफ से मामले की जांच जारी है। और जहां तक तहसील स्तर के जो मामले की बात है वो मैंने ऑलरेडी डीसी साहब से रिक्वेस्ट किया है और डीसी साहब उस पर उचित संज्ञान लेकर कार्रवाई करेंगे। सर इस दिखा करके करा ली गई, तो हम इसमें 2 स्तर की कार्रवाई कर रहे हैं। एक तो ये कि कहाँ वो ग्लिच रही है, कमी रही सॉफ्टवेयर में, कि एक बार जब एनडीसी जनरेट हो गया और उसको ऑथराइज्ड एरिया का दिखा करके अनऑथराइज्ड एरिया का एनडीसी जनरेट करा दिया गया, उसके बाद तहसील लेवल पे सॉफ्टवेयर में कोई चेक क्यों नहीं लगाया गया है, क्यों नहीं है सॉफ्टवेयर में, ताकि एक डबल क्रॉस वेरिफिकेशन यहाँ पे भी हो। क्योंकि अभी ये हुआ कि एनडीसी जैसे निगम ने जारी की तो यहाँ ये मान लिया गया तहसील में कि चूंकि नो ड्यू सर्टिफिकेट जारी हो चुका है, इसका मतलब वो लीगल प्रॉपर्टी है और इसलिए उसकी रजिस्ट्री कर दी जाए। एक तो हम जो सॉफ्टवेयर में जो है ये चेंज चाह रहे हैं वो कर भी दिया गया है अभी इवेंचुअली। दूसरा एक हम ये भी तय कर रहे हैं कि इसमें किसी की जानबूझ के गलती तो नहीं है तहसील लेवल पे। जो एसपी साहब ने मेरे से कल या परसों कम्युनिकेशन आया है, मुझे लेटर आया है, उसके बेसिस पे हम ये चेक कर रहे हैं कि क्या जानबूझ के कोई इस तरह की गलती की गई है। अगर ऐसी की गई है तहसील स्तर पे फिर तो जरूर कार्रवाई करेंगे। जहाँ तक जो रजिस्ट्री हुई है उनका जो एक लीगल प्रोसेस है उनको कैंसिलेशन का वो शुरू कर दिया गया है, और जो सॉफ्टवेयर है उसको भी फुल प्रूफ बना दिया गया है। तो अब उसमें मुझे नहीं लगता आगे इस तरीके की संख्या। टोटल 209 टेम्पररी आईडी जनरेट हुई थी, उसके आधार पे 106 रजिस्ट्री जो हमने वेरीफाई किया है, 106 रजिस्ट्री का डिटेल हमारे पास में आई है। डीसी साहब, जो सब्जी मंडी है, एक्चुअल सब्जी मंडी है, वो अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। वहाँ करोड़ों रुपए की दुकानें हैं जो बनाई गई थी, और कुछ लोगों ने दुकानें ली थी कि सब्जी मंडी शुरू होगी, उनका व्यापार बढ़ेगा, लेकिन वो लोग कुछ लोगों की तो उसमें डेथ भी हो चुकी है और आज तक वो सब्जी मंडी शुरू नहीं हो पाई। सारे लोग उधर शिफ्ट नहीं होना चाहते। पहले मेरे दिमाग संज्ञान में बात आई भी थी, मैं विजिट भी करके आया था। कुछ समय के लिए तो दुकानदारों ने समय मांगा था कि जी कोरोना का समय है, वैसे ही हमारा बिजनेस कम है, तो हमें यहाँ से शिफ्ट करके दूसरे शेड में ना शिफ्ट करो। अब दोबारा से हम इस पे जरूर संज्ञान लेके कार्रवाई। सर एक स्मार्ट कल्चरल कॉरिडोर है, इसमें तो मैं बताऊं विशेष रूप से ये जो वॉकिंग ट्रैक पहले बना था, पीडब्ल्यूडी ने बनाया था, वो जमीन के लेवल का था। अब जो
वो सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट उस काम को टेकअप करेगा, ताकि इस तरह की कोऑर्डिनेशन सर गांधी यमुना बेल्ट में सर हमने जो भी माइनिंग डिपार्टमेंट के जो भी कंसर्न यहाँ के ऑफिसर हैं उनसे भी और हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के साथ में मिलकर के आपस में इस संबंध में कोऑर्डिनेशन से काम करें और एक अच्छी कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ हो, ताकि इस प्रकार की अवैध गतिविधियां न हो, ये हम इंश्योर करेंगे। कुछ हमने विगत दिनों में मेरे पास भी एक रिपोर्ट प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पर 2 पुलिस कर्मचारी को सस्पेंड करके 4 पुलिस कर्मचारियों की डिपार्टमेंटल कार्रवाई भी शुरू की गई है। तो ये हम इंश्योर करेंगे कि किसी प्रकार से अवैध माइनिंग की गतिविधियां एसपी साहब, एक हमारे शहर की तरह से आप देवीलाल चौक की तरफ चले जाएं या बलडी बाईपास की चले जाएं, पिछले दिनों भी हमने आपके संज्ञान में डाला था, लेकिन वो चक्कर क्या होता है, रात के समय वो कुछ लूटपाट जैसी घटनाएं भी करती हैं, ट्रक ड्राइवर्स के साथ कर ली, लेकिन लोग जो है समाज में बेइज्जती के चलते आधे लोग तो 80% शिकायतें नहीं देते कि जो कुछ हुआ लूट लिया, झाड़ियों में छुप जाते चाहे वो हैं। मॉल है जहाँ मॉल के आसपास है, तरावड़ी और यहाँ पर करनाल शहर के आसपास जो सिटी रोड का इलाका है, वहाँ पर इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई थी। आपने भी हमारे संज्ञान में लेके आए थे। हमने बाद में पुलिस की वहाँ पर पेट्रोलिंग भी बढ़ाई थी, लेकिन अभी तक उसमें संबंध में हमें कामयाबी हासिल नहीं हो पाई। तो हम ये इंश्योर करेंगे कि खास तौर पर रात के समय जो ट्रक ड्राइवर जो सड़कों के किनारे ट्रक खड़े करके अपनी आराम से करते हैं, उनसे कोई लूटपाट की घटना ना हो और इस संबंध में एक अंकुश लगाया जा सके। इस संबंध में जो भी उचित कदम उठाए जाने होंगे वो लिए गए हैं। एक तो जो ओल्ड बस स्टैंड है, लगभग 8 एकड़ की जमीन है, वहाँ पे एक प्रस्ताव है कि 3 चीजें बनाई जाएंगी। एक तो जो इंट्रासिटी बसेज हैं, जो शहर के अंदर बसें चलेंगी, उनका बस स्टैंड लगभग 2 एकड़ में। एक प्लाजा बनेगा जहाँ पे आपने जैसे बताया शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनेगा, वो शॉप्स बना करके ऑप्शन किया जाएगा। और तीसरा पीछे पब्लिक यूटिलिटीज, लाइब्रेरी, पार्क वगैरह बनेगा। तो ये प्रस्ताव हमने अभी तैयार किया है। एक बार प्राइमरी तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी से इस पर चर्चा भी हो गई है, दोबारा से उनको दिखा के अप्रूव करा करके फिर हम इसको शुरू कर लेंगे। जहाँ तक पुराने नगर निगम की बिल्डिंग की सवाल है, अभी तो उसमें टाइलें लगाई जा रही हैं, आपने देखा होगा, तो वहाँ हमारा पार्किंग बनाने का प्रस्ताव है टेम्परेरी तौर पे। तो लॉन्ग टर्म में उसका प्लान हमने तैयार किया है शॉप्स का, कि जो भी शॉपकीपर्स हैं उनको बदले की दुकानें दे करके और जो सामने की दुकानें हैं उनको गिरा करके रोड में शामिल कर दिया जाए, ताकि सड़क चौड़ी हो जाए, और बदले की दुकानें उनको पीछे उस बिल्डिंग में दे दी जाए। लेकिन वो हरियाणा सरकार को पॉलिसी अभी बनानी है, जिसके तहत 20 साल से अधिक समय पे जो नगर निगम की प्रॉपर्टी पे दुकानों पे बैठे हैं उनको उनकी ओनरशिप दे दी जाए। तो जब वो पॉलिसी बनेगी तब वो प्रोजेक्ट शुरू होगा। तब तक टेम्परेरी तौर पे एक तो ओल्ड एमसी की बिल्डिंग में, एक पुरानी सब्जी मंडी में, इसके अलावा जनरली कोठी में, ऐसी 3-4 जगह पे हम पार्किंग बना रहे हैं, लगभग बन के तैयार हो गई हैं। 1 अप्रैल से हम कुछ सड़कों को, उसके लिए मैं बाकायदा अलग से प्रेस ब्रीफिंग करूँगा, तो कुछ सड़कों को हम नो ट्रैफिक जोन डिक्लेयर करके और इन पार्किंग में ही, चाहे वो दुकानदार हो चाहे खरीदार हो, वो उस पार्किंग में ही अपनी गाड़ी खड़ी करें, ताकि हमारी जो मेनली मार्केट्स हैं, करंट गेट मार्केट है और भी मार्केट हैं, उनकी जो सड़कें खुली हो सकें और उसको हम तरीके से यूटिलाइज। सर, एक दिन राइस फिगर तो नहीं ध्यान होगा, लेकिन अच्छी खासी रिकवरी हमें आ गई है। और आज भी बल्कि रेवेन्यू की मीटिंग में मैं ब्रीफिंग कर रहा था, लगभग 50 करोड़ के करीब की तो हमने कुर्की की कार्रवाई प्रोसेस में रखी हुई है, जिसको करके हम वसूली करेंगे। तो इसमें किसी भी की पेंडेंसी होगी उसको छोड़ा नहीं जाएगा, उसको कुर्की करके वसूली की जाएगी। है, मैं उनसे मैटर को टेकअप करके इसको सॉर्ट आउट करूँगा। और चेकिंग पे जो भी प्लेसेस हैं, मार्केट्स प्लेसेस हैं, रिलीजियस प्लेसेस हैं, वहाँ पे चालानिंग भी हो, मास्क का इस्तेमाल हो। अगर हम ये करते हैं तो जैसे जैसे टीके लगते जाएंगे, हमारी कोशिश रहेगी कि लगभग सीनियर सिटीजन 1.5 लाख के करीब है हमारे ज़िले में, आने वाले 1 महीने में सबको कवर कर लें। अब हम धीरे धीरे